नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आरोह भाग 2 कक्षा 12 की पुस्तक है। आज इस कक्षा में आरोह के पाठ 15 का जो विष्णु खरे जी ने लिखा है, चार्ली चैंपियन यानी हम सब पाठ का वाचन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। तो लेखक परिचय में विष्णु खरे जी आते हैं। इसके लेखक कौन है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब जो है विष्णु खरे जी की रचना है। आइए हम पहले विष्णु खरे जी के जीवन परिचय को देखते हैं। जन्म इनका 9 फरवरी सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। जो विष्णु खरे जी हैं इनका जन्म कब हुआ है? तो विष्णु खरे जी का जन्म जो है 9 फरवरी सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। कैसे कहेंगे? जब ये विष्णु जी जो हैं जब 40 साल के हो गए तो ये खड़े हो गए, अर्थात कि खड़े हो गए। जब ये 40 साल के हुए तभी खड़े हुए, उसके पहले खड़े नहीं हुए थे। तो 40 साल के जब ये हुए विष्णु जी तो खड़े हो गए, खड़े से खड़े। तो ये ध्यान प्रमुख रचनाएं देखते हैं। एक गैर रोमानी समय में, इनकी रचना है एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आंख से सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब आलोचना और सिनेमा पढ़ने के तरीके, सिने आलोचना, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी एस इलियट, यह चाकू समय, अंतिला योझेफ, कालेवाला, फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य, अनुवाद इन्होंने किया है। तो चलिए इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे, ट्रिक देख लेते हैं। क्या है ट्रिक? जो ये विष्णु खरे जी हैं, ये जब खड़े होते हैं तो इन्हें गैर रोमानी समय में, जो गैर रोमानी समय होता है उसमें ये खुद अपनी आंख से, ये खुद अपनी आंख से जो है, ये विष्णु खरे जी जब खड़े होते हैं तो ये जो है एक गैर रोमानी समय में जाते हैं। वहां ये खुद अपनी आंख से सबकी आवाज के पर्दे में, सबकी आवाज के पर्दे में पिछला बाकी कविता संग्रह देखते हैं। क्या देखते हैं? पिछला बाकी कविता संग्रह देखते हैं। और आलोचना की पहली किताब लिखते हैं, फिर सिनेमा पढ़ने के तरीके को देखते हैं, और फिर मरु प्रदेश और अन्य कविताएं लिख करके, यह चाकू समय कह करके काले वाला फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य भी लिखते हैं। तो इस प्रकार इनको हमने देख लिया कि ये गैर रोमानी समय में जाते हैं, खुद अपनी आंख से देखते हैं कि सबकी आवाज के पर्दे में पिछला बाकी आदमी जो है छुपा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रमुख पुरस्कार रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान है। शिखर सम्मान, मैथिली गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज सम्मान उनको मिला है। मृत्यु इनकी सन 19 सितंबर सन मृत्यु 19 सितंबर सन 1918 में हुई है। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। 1971 से 73 के अपने विशेष प्रवास के दरमियान
उन्होंने तत्कालीन स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफर शुरू हुआ। दिनमान, नवभारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। यह ठीक क्या लिखते हैं अपनी भूमिका में? लिखते हैं वो अपनी भूमिका में, यह ठीक है कि अब भारत में ही सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। यह इनका महत्वपूर्ण कथन है। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। दो महायुद्धों के बाद की दहशत, नौ स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसीलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बनती नहीं। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली की वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता।
क्योंकि आज उनकी पहली फ़िल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर रही है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। उसे अपने बुढ़ापे तक याद रहेंगे। पश्चिम में तो बार-बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे-जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं, जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ 1936 में बनी मॉडर्न टाइम्स फिल्म का एक दृश्य है। ये मॉडर्न टाइम्स का एक दृश्य है। 16 अप्रैल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोबंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियनबॉर्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के लिए के साथ देखते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से जागरूक एक समाज द्वारा दोहराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोश और औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोश से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रोमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु कुचंत्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्चवर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपने फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बद्दू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने कई नहीं फिल्म कला के उस्तादों और
मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नीति नीति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ओरिएंटल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना है कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं, दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है, वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उस्काने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे बचपन की दो घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार हुए थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रक्रम तक आते-आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं, स्नेह, करुणा और मानवता। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया कर जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बसंत की वह बेलौज दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज्य व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही माध्य पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर अपने जो प्रभाव डाला होगा, उसने जो प्रभाव डाला होगा, उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है।
हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को भी रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा उठ था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रैम्प का अनुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का, यहाँ देख सकते हैं गांधी जी और चार्ली चैपलिन का कटियाल के निवास स्थान पर कैनिंग टाउन में 22 सितंबर 1931 का यह दृश्य है, नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर टेम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर जो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर गोपी, देव आनंद, 9-2-11, फंटूस, तीन देवियां, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथोनी तथा श्रीदेवी तब किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासदी व्याख्या स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाल चित्रपट पर कई बड़े-बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता पर तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होनी को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीजें औरंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा को हो, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी ही नहीं।
चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तक हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्रादपि कठोर राढ़ी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है, तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी खुश हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चर चरमतम सूरवीर क्षणों में हम क्लैब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ के साथ लेखक क्या कहते हैं? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्में 70-80 वर्षों से लोगों को हंसा रही हैं। पूरा विश्व टीवी और फिल्मों के माध्यम से उसे घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश को देखकर गदगद हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया। उनकी कुछ ऐसी फिल्में और जो इस्तेमाल में नहीं आई हैं, ऐसी रीलें जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं, जिनके बारे में कोई अभी तक जानता नहीं है। दुनिया का कोई भी कॉमेडियन विदूषक उनकी सार्वभौमिकता को नहीं छू पाया है। उसकी सफलता और व्यापकता के बारे में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेखक ने इसलिए कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। यही कारण है कहने का। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों को की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय हो सकता है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसको भी देख सकते हैं। जो चार्ली चैपलिन की फिल्में हैं, हर वर्ग और हर देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं। पागल खाने के मरीजों और मरीजों से लेकर के आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी इनकी हास्य कला के दीवाने हैं। इस हास्य कला ने सभी को समान रूप से हंसाया। फिल्में प्रायः किसी वर्ग या वर्ण विशेष को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और उसी वर्ग या वर्ण विशेष द्वारा देखी और सराही जाती हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन की फिल्में इन सारी सीमाओं को तोड़ देती हैं। वह भिखारी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी में किसी में भेदभाव नहीं करते। सभी को समान रूप से हंसाया है। इस दृष्टि से उनकी फिल्में फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाकर उनमें समता की भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे देखिए, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किससे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? ये ध्यान रखिएगा। जो चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण राज कपूर ने आवारा फिल्म के माध्यम से किया, जो चैपलिन की फिल्म दी ट्रैप का अनुवाद है। चार्ली चैपलिन की अपने ऊपर हंसने की कला भारतीय सौंदर्य शास्त्र के लिए बिल्कुल नई है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जो भी हास्य मिलता है, वह अधिकांशतः पर संताप से प्रेरित है। चार्ली के इस नितांत भारतीय हास्य कला को भारतीय संस्कृति के रोम रोम में बसाने का श्रेय राज कपूर जी को जाता है, जिसे लेखक ने चार्ली का युवा अवतार भी कहा है। चार्ली गांधी और नेहरू दोनों ही जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का विशेष फूट था। चार्ली चैपलिन अपनी साहस्य कला से फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाकर उसकी सभी वर्ग और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके जनमानस पर छाए हुए थे। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक या जोकर है।
गांधी और नेहरू की विचारधारा भी चार्ली चैपलिन से मिलती जुलती है। वे भी लोकतंत्र और अध्यात्म में विश्वास रखते थे, इसी कारण चार्ली का सानिध्य चाहते थे। आगे देखिएगा, लेखक ने कलाकृति और रस के सौंदर्य में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? आप क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ साथ आए हों? तो कला स्वतंत्र होती है, उसे सिद्धांतों में नहीं बांधा जा सकता। यदि कला बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर आधारित हो, तभी रस उत्पन्न होता है। यही रस उस कलाकृति से महान हो जाता है जिस कलाकृति से वह उत्पन्न हुआ है। चार्ली चैपलिन की कला को दुनिया में शायद ही कोई जान पाया हो, लेकिन उसकी हास्य कला से उत्पन्न रस का आस्वाद चखने के लिए कोई भी उससे वंचित नहीं है। कला या कलाकृति की जानकारी सीमित होती है, जबकि रस व्यापक होता है। चार्ली चैपलिन की हास्य कला तो रसों का संगम है, त्रासदी, करुणा, हास्य जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। एक सैनिक के शहीद होने पर करुण और वीर रस की झलक मिलती है। पागल की गतिविधियों से करुण और हास्य रस उत्पन्न होता है। अगला देखिएगा, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बचपन से अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक परित्यक्ता तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्रियों का बेटा होना, बाद ही में ही भयावह गरीबी और मां के पागलपन के संघर्ष करना तथा समाज द्वारा धुतकारा जाना, यह सभी ऐसी परिस्थितियां भी जिसने चार्ली चैपलिन को जीवन में अनेक आदर्श जीवन ही नहीं बल्कि मुस्कुराना भी सिखाया। माता का खाना बदोश और पिता का यहूदी होना चार्ली को एक घुमंतु चरित्र बना देता है। उसके बचपन की दो घटनाएं, चार्ली की बीमारी के समय मां द्वारा सुनाया गया ईशा सूली प्रकरण और कसाई खाने से भागी हुई भेड़ को पकड़ते समय उत्पन्न हास्य ने चार्ली को त्रासदी और उससे उत्पन्न हास्य का एक छत्र सम्राट बना दिया। आगे देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? तो ये ध्यान रखिएगा कि जीवन में हर्ष और विषाद दोनों ही विद्यमान रहते हैं। भारतीय संस्कृति में करुणा को हास्य में बदलने की परंपरा नहीं है। रामायण, महाभारत, संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जहाँ त्रासदी या करुणा से हास्य उत्पन्न दिखाई पड़ता हो। भारतीय साहित्य की परंपरा है कि प्रसन्नताप अर्थात दूसरों के दुख पर हंसना विदूषक की अपेक्षा स्वयं को नायक मानना। संस्कृत साहित्य के विदूषक राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां करते हैं, लेकिन वहां भी वे करुणा और हास्य में सामंजस्य पैदा नहीं कर पाते। भारतीय और सौंदर्य शास्त्र में त्रासदी, करुणा, हास्य तीनों का सामूहिक रूप से वर्णन नहीं मिलता। अगला देखिएगा, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वो स्वयं को गर्वोन्मत्त अर्थात अभिमान से, पागल आत्मविश्वास से लवरेज, सफलता, सभ्यता, समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ मानता है। जब वो स्वयं को वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी कोमल मानता है, तो स्वयं पर ज्यादा हंसी आती है। ये सब खुशियां, गर्व तथा महानता उन उन महीन गुब्बारे के समान है जो एक सुई लगते ही फुस हो जाती है। यह सब कुछ निस्सार और अस्थायी है और व्यक्ति इसको चिरस्थायी मानकर उस पर घमंड करता है, तो हंसी का पात्र अवश्य बनता है। इसी कारण चार्ली चैपलिन भी अपने इस तथा कथित गुणों पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। आगे देखते हैं, आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों? तो ये ध्यान रखिएगा कि मूक फिल्म जो होती है वो चित्रपट होती हैं और अधिक पारिश्रमिक आवश्यकता होती है। होने के कारण जो चार्ली चैपलिन जैसा कोई भी कॉमेडियन आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया। चार्ली चैपलिन जो है वो सांकेतिक रूप से लोगों को हंसाता रहता है।
आगे देखिए, सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरे पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए। ये तो आप देख सकते हैं। आप अपने ऊपर कब हंसते हैं, ये भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। हास्य करुणा या करुणा हास्य में बदल गई, ये क्या है? तो हास्य करुणा या करुणा हास्य में बदल जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जहां जहां जैसी जैसी स्थिति आती है उसके अनुसार बदल जाती है। चार्ली हमारी वास्तविकता है, जबकि सुपरमैन स्वप्न। आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल, चार्ली हमारी वास्तविकता है। चार्ली जो है वो हमारे जीवन को एक पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास करता है, अर्थात कि हम इनमें स्वयं को चार्ली की वास्तविकता के साथ पाते हैं, क्योंकि सुपरमैन जैसी शक्ति हमें विद्यमान नहीं है, लेकिन चार्ली जैसा सामान्य मानव रूप हमें विद्यमान है। उसका हास्यपूर्ण व्यक्तित्व तो सभी को प्रभावित करता है। स्वयं हास्य का पात्र बनकर दूसरों को खुशी देना समाजोपयोगी। आज हमारे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, उसमें अगर हम चार्ली जैसे बन सके तो समाज को नया जोश और उमंग दे सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली की छवि का किन किन रूपों में उपयोग किया है? कुछ फिल्में जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्टर इंडिया और विज्ञापनों जैसे चेरी ब्लॉसम को गौर से देखिए और कक्षा में चर्चित कीजिए। आजकल विवाह आदि समारोहों में रेस्तरां से आज भी चार्ली चैपलिन का रूप धरे किसी व्यक्ति ने आप से टकराए होंगे। सोचकर बताइए कि बाजार ने चार्ली चैपलिन का कैसा उपयोग किया है। ये भी देख सकते हैं। भाषागत विशेषता अगर देखें, भाषागत विशेषता के अंतर्गत अगर हम इसको देखें, तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से किस प्रकार की अर्थछटा प्रकट होती है? इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई 3 वाक्य बनाइए। यह भी बताइए कि संज्ञा किन स्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगती है, तो इसे भी स्पष्ट करना है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से लेखक चार्ली चैपलिन के प्रभाव को हमारे ऊपर अधिक मात्रा में स्थापित करने का प्रयास किया है। चार्ली चैपलिन को हम सब अपने में देखने को बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं, भाग भाग हो जाना, टूट टूट कर चूर हो जाना, मर मर कर जीना आदि। संज्ञा शब्दों का अगर प्रयोग करके हम लक्षणा शक्ति के आधार पर देखें, तो ऐसी स्थिति में संज्ञा शब्द विशेषण का कार्य करती है। जहाँ चार्ली शब्द संज्ञा है, लेकिन चेहरे का चार्ली मय हो जाना आदि चार्ली शब्द चेहरे के लिए विशेषण बन जाता है। चार्ली चैपलिन के अपने ऊपर हंसने के लक्षण हमारे चेहरे पर भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे, वह लड़का तो गधा है, वाक्य में गधे के सीधेपन को लड़के पर आरोपित करता है, लेकिन गधे शब्द को संज्ञा से विशेषण बना देता है। आगे देखते हैं हम, नीचे दिए गए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करिए। सीमाओं से खिलवाड़ करना, तो सीमाओं से खिलवाड़ करने का तात्पर्य सीमाओं को नष्ट करना, अपनी इच्छा अनुसार उसका निर्धारण करना। चार्ली चैपलिन ने हास्य कला के समय भूगोल और संस्कृतियों की सभी सीमाओं को तोड़कर हास्य कला को शाश्वत सत्य के रूप में स्थापित कर दिया। दूसरा देखते हैं, समाज से दूर दुराया जाना। तो ये ध्यान रखिए, समाज से दूर दुराया जाने का अर्थ है कि समाज द्वारा स्वीकृत न होना, अपेक्षित होना, दूर होना, ठुकराया जाना, दूर दुराया जाना। विष्णु खरे जी का विशिष्ट प्रयोग हिंदी में सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। सुदूर रुमानी संभावना एक काल्पनिक विचार है। जो यह सुदूर रुमानी संभावना एक काल्पनिक विचार है। चार्ली चैपलिन की खाना बदोशी माँ नानी तथा उसके वंशजों में कहीं न कहीं भारतीयता का प्रभाव अवश्य देखने की संभावना थी, को लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया। लेखक ने बड़ी चतुराई से चैपलिन को भारतीयता से जोड़ दिया है, ऐसा कह सकते हैं। सारी गरिमा सुई, गुब्बारे जैसी फुस उठेगी। वाक्य में उदाहरण अलंकार के माध्यम से सारी गरिमा, अहम तथा अभिमान के नष्ट होने का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अपने ऊपर हंसने की भावना अर्थात अपने अस्तित्व को प्रकृति के साथ जोड़ने परखने की भावना गरिमा के गुब्बारों को फिस कर देने के कार्य में सुई का कार्य कर रही है। पक्चर होना,
सामान्यतः ट्यूब की किसी भी तरह के छोटे छिद्र से हवा निकाल देना। रोमांस का तात्पर्य प्रेम प्यार जैसी कोमल तथा महान भावनाएं हैं। रोमांस की भावना का समाज ने हमेशा विरोध ही किया। ऐसे में रोमांस का पंक्चर होना स्वाभाविक है। व्यक्ति के महानतम क्षणों में कोई भी उसे चिढ़ाकर या लात मारकर भाग जाता है और व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी स्थिति के लिए लेखक ने उपयुक्त और तर्कसंगत शब्दों का चयन किया है। आगे देखते हैं, गौर करें। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत को लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। यह कथन जो है चार्ली कहता है ना। इसको देख सकते हैं। आगे है, कला से में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कला में बेहतर है बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना। कलाकार की बुद्धि पाठकों एवं दर्शकों की भावनाओं आदि को उद्वेलित कर उसमें सद्भावनाओं का संचयन करती है। मानवीय भावनाएं की सेवा त्याग धर्म प्रेम सहानुभूति परोपकार तपस्या आदि जीवन को जीवन देती है। यह तभी संभव है जब भावना श्रेष्ठ बुद्धि से प्रेरित हो, प्रेरणा सद्भावना युक्त हो। बुद्धि भावना को प्रेरित करे, उसे उकसाए नहीं, उसे सोचकर सन्मार्ग पर चलने के लिए स्पष्ट करे। आगे देखते हैं हम। जर असल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक क्लाउन जोकर या साइड किक है। ये बात बिल्कुल सही है। सत्ता शक्ति बुद्धिमत्ता प्रेम जैसे प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। मॉडर्न टाइम्स द ग्रेट डिक्टेटर आदि फिल्में कक्षा में दिखाई जाए और फिल्मों में चार्ली की भूमिका पर चर्चा की जाए, ये स्पष्ट है। फिनोमेनन का अर्थ होता है तथ्य। वज्रादपि कठोराड़ी, वज्र से भी कठोर। मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी कोमल। तो यहाँ ये देख सकते हो। इन्हीं के साथ दोस्तों यह हमारा जो पाठ है चार्ली चैपलिन हम सब, यह यहीं समाप्त होता है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं दोस्तों उसको मैंने आपको स्पष्ट कर दिए और इस पाठ की विशेषता को भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब इन्हीं के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। नए पाठ में हम आपके साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल से।